इंडिया एक ऐसी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को लास्ट आईसीसी टी20 विश्व कप के अंदर मैच हराया था। कब? 2020। वो लीग मैच था। एक अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात, क्या आप जानते हैं कि इंडिया वो सिर्फ अकेली एक टीम है अभी तक इस आईसीसी टी20 विश्व कप के अंदर जिसने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी के सामने 100 से अधिक रन बनाए हों। क्या बात है, ये सारे स्टैट्स एक अलग ही नजारा देते हैं ना, क्योंकि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने रहता है तो वो छोटी छोटी जो उम्मीदें रहती है ना कि ऑस्ट्रेलिया के 14 मुकाबले लगातार विश्व कप के अंदर जीतने का सिलसिला शायद भारतीय टीम एक बारी खराब कर पाए और वो 15वां मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया जीतती है इंडिया के विरुद्ध वो शायद ना हो। ये सारी चीजें अच्छी थी, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन रिजल्ट जो उम्मीद थी कम से कम भारतीय समर्थकों के लिए वो वैसा नहीं हुआ। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। तो शुरू से शुरू करते हैं, और जो एक उम्मीद थी ना, सबसे बड़ी उम्मीद वो थी कि अगर अलीसा हिली बतौर ऑस्ट्रेलिया कप्तान अवेलेबल नहीं होती, नहीं खेलती, ऑफ कोर्स वो चोटिल हो गई थी टायला वेलेमिंग के साथ पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के, तो क्या इस मुकाबले में वो अवेलेबल होंगी। और जब ये पता चला कि नहीं हो पाएंगी तो एक उम्मीद जगी, वो अवसर मिला कम से कम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव डालने का कि उनका कप्तान, उनका लीडर इस समय मुकाबले के लिए अवेलेबल नहीं है, तो शायद वो अपॉर्चुनिटी है, वो चुनौती है जो भारतीय टीम उनको दे सकती है। ये उम्मीद जगी थी, ये उम्मीद ही जगी थी, लेकिन रिजल्ट इस तरीके से हुआ नहीं। तालिया मिगरा कैप्टन रही और उन्होंने कहा कि वो पहले रन्स बोर्ड पे डालेंगी, और वो छोटी सी उम्मीद जो फिर जगी थी ना कि अगर हरमनप्रीत टॉस जीत जाती तो शायद बैटिंग करती। मेरे को ये सवाल जरूर था कि क्या पूजा वस्त्रकर पूरा फिट हैं या नहीं, क्योंकि सजीवन सजना की जगह टीम के अंदर आई थी। पहले तो वैसे सजना की जगह टीम में बन नहीं रही थी, राधा यादव की पहले ही बन रही थी, लेकिन भारतीय टीम ने कहा था कि नहीं, कम से कम सजना खेलनी चाहिए। हो सकता है, यू नेवर नो, कि राधा यादव पूरी तरह फिट ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पूजा वस्त्रकर को वापस लाया गया, और अच्छी बात भी है क्योंकि वो फिट हैं तो जरूर उनको खेलना चाहिए। शुरुआत मैं समझती हूँ कि अच्छी रही, क्योंकि वो 2 विकेटें मिल गई रेणुका सिंह ठाकुर को, और इतना एक्सप्लोसिव शुरुआत, क्योंकि दोनों ओपनर्स जो थे इतने बेस्ट ऑफ फॉर्म में नहीं है। खासतौर पर ब्रेथ मूनी की आउट होने के बाद ऐसा लगा कि जो बैटिंग में जो एक धार होनी चाहिए ना, वो मिसिंग थी। रिमेंबर, एलिसा हिली इस टीम में नहीं खेल रही थी, लेकिन फिर भी वो जो छोटी छोटी साझेदारियां बनती गई, ये तालिया मिगरा, ग्रेस हैरिस के बीच में बनी, फिर एलिस पेरी आई, उनके साथ बनी, वो सब करते करते जब एंड में एक लंबा, एक अच्छा सा समय आ गया था जब भारतीय टीम मैच क्लोज कर सकता था, लेकिन कुछ कैचेस नीचे चले गए। मैं फिर भी समझती हूँ अच्छे कैचेस थे जो उन्होंने एफर्ट भी डाला, लेकिन कुछ कैचेस थे जो सीधा हाथ में थे, वो लेने चाहिए थे। फिर भी मैं समझती हूँ 151 रन्स ऑन द बोर्ड एक खराब टारगेट नहीं है बैटिंग साइड के लिए जिन्होंने डाला है बोर्ड पे, और एक चेजिंग साइड के लिए जिनको ऐसा लगता है कि 140 से अधिक या 150 के आसपास अगर आपको टारगेट चेस करना पड़े तो वो ज्यादा बड़ा टारगेट है नहीं शारजा के पिच पे। भारतीय टीम जब चेस करने के लिए आई तो ऑफकोर्स जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं शेफाली और स्मृति खेलेंगे, उस तरीके से नहीं खेले। शेफाली जरूर खेली, स्मृति नहीं खेली। मुझे लगता है पूरे टूर्नामेंट में स्मृति अपना फॉर्म, अपना टच ढूंढती हुई नजर आई। हो सकता है किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकता है। शेफाली ने थोड़ी ज्यादा कमर कसी और उन्होंने कहा नहीं, मेगन शूट को मैं विकेट नहीं दूंगी, जिन्होंने मुझे इतना तंग किया है ओवर द ईयर्स, और उनको मैं डोमिनेट करूंगी, और उसी तरीके से शुरुआत भी करी। लेकिन जो शॉट उन्होंने खेला एशले गार्डनर के सामने, लॉन्ग ऑन पे कैच थमा गई। मुझे लगा चाहे हम बतौर बल्लेबाज हमेशा सोचें कि हम बॉलर के ऊपर से मार देंगे तो चौका हो जाएगा, या वाइडर मिड विकेट चले जाएंगे तो चौका हो जाएगा, लेकिन नई गेंद है और खिलाड़ी अगर पीछे खड़ा है तो क्या वो चांस लेना बनता है? क्या उसकी आवश्यकता है? शायद नहीं। आउट होने के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन खैर भारतीय टीम ने जब पहली विकेट खोदी तो लगा कि शायद हरमनप्रीत नंबर 3 आएंगी, पर ऐसा फिर नहीं हुआ। जेमिमा रॉड्रिक्स नंबर 3 आई और वो साझेदारी बनाने की कोशिश रही, लेकिन फिर विकेट गिर गई। तो 6 ओवरों के अंदर भारतीय टीम 2 विकेटें गंवा चुका था। अब जब हरमनप्रीत और जेमी वापस इकट्ठे एक साझेदारी बनाने के लिए आए तो मुझे वो 2023 का विश्व कप याद आ गया, जहां इन दोनों ने पार्टनरशिप अच्छी करी थी और उम्मीदें जगाई थी। वहां पर भी बहुत थोड़े से मार्जिन से भारतीय टीम रह गई थी। स्टोरी में ज्यादा बदलाव आया नहीं, चाहे 2020 हो, 2022 हो, 2023 हो या 2024 हो, स्टोरी उसी तरीके से चलती हुई नजर आई। वही भारतीय बल्लेबाजी पिछड़ती गई, विकेटें गिरती गईं, और अंतिम के 2 ओवरों के अंदर 10, 11, 12 रनों का औसत बन गया। और फिर हरमनप्रीत ने मारना शुरू किया, थोड़े बहुत शॉट दीप्ति शर्मा ने भी लगाए, और वो एक्सेलरेशन ढूंढनी शुरू करी जो शायद थोड़ा पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, या पहले अवसर मिलता तो पॉसिबली स्टोरी लाइन कुछ अलग हो सकती थी। और फिर उसी तरीके से अंतिम ओवर में जब सोचा कि नहीं, अब भारत चुनौती
बिल्कुल सही तरीके से लेगा और उसको अच्छी तरीके से अपने फेवर में कर लेगा और भारत यहाँ से मुकाबला जीतेगा ही जीतेगा, कम ऑन इंडिया वाली फीलिंग जब आने लगी, तभी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी विकेटें गिरती गई और जो उम्मीद थी वो उम्मीद ही रह गई, जो इंतज़ार था वो इंतज़ार ही रह गया। बहुत छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी है। देखिए, जब तकलीफ होती है ना तो हम किसी के साथ भी जाके खड़े हो जाते हैं, ये तो बट नेचुरल सी बात है। तो यहाँ तो बहुत बड़ी तकलीफ है। तो अब यहाँ भारत क्या कर रहा होगा या भारतीय समर्थक क्या सोच रहे होंगे? दिल तो उनका टूटा ही है मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद फिर भी बाकी है। कौन सी? अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर वो जो उम्मीद है ना वो भारतीय टीम के लिए फिर जग जाएगी, क्योंकि नेट रन रेट पे बात आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका है तो भारत शायद क्वालिफाई कर जाए, लेकिन ये तब होगा जब भारतीय समर्थक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे और जो वो कर भी रहे होंगे। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ कि बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी है। अगेन हम वहीं जाके खड़े हो गए कि क्या 152 रन चेज नहीं हो सकते थे? क्या भारतीय टीम की बल्लेबाजी में वो दमखम नहीं है कि जिस तरीके की अप्रोच रहनी चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया की है या किसी और टीम की है, वो हमारी क्यों नहीं है? क्या हमारी प्रिपरेशन में फिर कमी रह गई? क्योंकि जो कंडीशंस यूएई के अंदर रहने वाले थे या पॉसिबली इवन बांग्लादेश के अंदर रहने वाले थे, जैसे गर्मी रहने वाली थी या पिचेस के अंदर थोड़ी चुनौती रहने वाली थी, क्या इसके बारे में पता नहीं था? तो कौन प्रिपरेशन कराएगा? कोई और बाहर से आके प्रिपरेशन कराएगा या खिलाड़ियों को खुद प्रिपेयर करना है? पिछले 3 मुकाबलों में हरमनप्रीत कौर नाबाद रही, नॉट आउट रही। ऑफ कोर्स क्वालिटी इनिंग्स खेली उन्होंने, पाकिस्तान के विरुद्ध भी, फिर श्रीलंका के विरुद्ध भी और फिर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी, और वो थोड़ा सा सपोर्ट चाहती थी सामने से मिलना। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो हरमनप्रीत को वो सपोर्ट दे सकते हैं? इस समय तो नाम समझ नहीं आ रहा है, और क्योंकि ये स्थिति बार बार रिपीट होती रही है तो यकीनन ये जो वो ड्राइंग बोर्ड पे जाके वापस सोचने वाली बातें हैं ना, कि कहाँ जाके कब सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, वापस जाने की बात है। अब उसका निष्कर्ष एनालिसिस क्या निकल कर आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। आप बताइए कि आपको इस मुकाबले में क्या अच्छा लगा और आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम को और क्या क्या चीजें करनी चाहिए, या खिलाड़ियों को इंडिविजुअली क्या क्या कार्य करने चाहिए ताकि भारतीय टीम जीते। ये सिर्फ उम्मीद उम्मीद ना रह जाए, रियलिटी बने। किसी दिन तो रियलिटी बनेगी, उस दिन का इंतजार आप भी करिए, मैं भी कर रही हूँ, मैं तो बरसों से कर रही हूँ। लेकिन आप ज्यादा इंतजार मत करिए, आप डिफरेंट स्ट्रोक्स देखते रहिए, क्योंकि अभी विश्व कप खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है और साथ साथ बहुत सारी क्रिकेट भी चल रही है। बट थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।